जी क्या हाल चाल? बढ़िया सर, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे? अच्छे से, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया था? अब तक हमने बेसिक्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। जितने हमारे बेसिक्स थे वो हमने इम्प्रूव कर लिए हैं और अब हम उस स्टेज पर आ चुके हैं कि अपनी जो टेक्निक्स है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले एक छोटी सी चीज़ लगी थी कल जो कल वाला लेक्चर था, उसके अंदर छोटी सी बताना मुझे। तो उस टर्म का नाम है एफिनिटी। ओके, तो एफिनिटी क्या है? एफिनिटी का मतलब होता है प्रोलॉन्ग्ड बाइंडिंग। अब प्रोलॉन्ग्ड बाइंडिंग क्या होती है? तो किसी भी एंजाइम को अपनी रिएक्शन करने के लिए उसके सबस्ट्रेट के साथ में बहुत टाइम तक बाइंड रहना पड़ता है। ओके, बहुत टाइम दैट मींस कि कुछ सेकंड्स के लिए, इतना नहीं कि मतलब घंटों के तक बाइंड रहेगा, बट कुछ सेकंड्स के लिए अपने सबस्ट्रेट से बाइंड होना पड़ता है किसी भी एंजाइम को। जब तक वो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ में प्रोलॉन्ग बाइंडिंग नहीं शो करेगा, दैट मींस एफिनिटी शो नहीं करेगा, तब तक वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता। ओके, तो मैक्सिमम एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को बना लेता है। दैट मींस एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड तो हो जाता है लेकिन जल्दी ही डिसोशिएट हो जाता है। तो ये प्रोसेस होने की बजाय एंजाइम प्रोडक्ट बनाने की बजाय वापस से एंजाइम और सबस्ट्रेट में टूट जाता है। दैट मींस वो बाइंडिंग शो नहीं कर पा रहा। गॉट इट? तो उसकी एफिनिटी, तो ऐसे में क्या बोलेंगे? ऐसे में हम बोलेंगे कि इस एंजाइम की इस सबस्ट्रेट के प्रति जो एफिनिटी है वो बहुत लो है। मतलब कि इसकी एफिनिटी जो है इसके सबस्ट्रेट के साथ में बहुत ज्यादा लो है, इसीलिए ये पर्टिकुलर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा। गॉट इट? तो एंजाइम क्या करता है नॉर्मली? अब एंजाइम कैसे पता कि उसे कहाँ बाइंड करना है? ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जब डीएनए के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जब डीएनए के साथ बाइंड करेगा तो क्या बनाएगा? एमआरएनए। बट डीएनए के ऊपर एक ऐसा पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जिसको कहते हैं प्रमोटर। हर डीएनए के ऊपर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं प्रमोटर। और आरएनए पॉलीमरेज जब प्रमोटर के ऊपर बाइंड करता है तभी जाकर वो एक पर्टिकुलर और एक पूरी तरीके से एम्प्लीफाइड एमआरएनए को ट्रांसक्राइब कर पाता है। मतलब एक पूरा अगर सही एमआरएनए बना रहे हैं जिससे कि एक वर्किंग प्रोटीन बन सके या फिर एक फंक्शनल प्रोटीन बन सके, तो उसे पर्टिकुलर एक प्रमोटर के ऊपर ही आगे बाइंड करना पड़ेगा। अगर वो प्रमोटर से साइड में या कहीं जाके बाइंड करता है तो वो उस एमआरएनए को पूरी तरह नहीं बना पाएगा। एमआरएनए के छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे जो किसी काम के नहीं होंगे, जिनसे कि प्रोटीन नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर आरएनए पॉलीमरेज है, एक प्रोटीन है, उसको क्या पता कि मुझे कि ये प्रमोटर है कि मुझे जाकर यही बाइंड करना है, मुझे और कहीं बाइंड नहीं करना। अब उसके पास आंखें तो है नहीं, हमारे पास तो चलो आंखें हैं तो हम कहीं भी जाके देख सकते हैं कि मुझे ये अच्छी लगेगी, मुझे इसके साथ बाइंड करना है, और मुझे ये अच्छा लग रहा है, मुझे इसके साथ बाइंड करना है। हम तो आंखों से देख के बता सकते हैं पर्टिकुलर जगह, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज के पास आंखें नहीं है। और जब आरएनए पॉलीमरेज के पास आंखें नहीं है तो उसे कैसे पता कि डीएनए की ये सीक्वेंस प्रमोटर सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कोडिंग रीजन है और ये सीक्वेंस टर्मिनेटर है? उसे कैसे पता चला कि मुझे यहाँ बाइंड करना है? ओके, तो ये जो होता है, तो कोई भी एंजाइम एक पर्टिकुलर जगह पर एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर तभी बाइंड करता है जब वो पहले और जगह पर बाइंड कर चुका होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि डीएनए है, इसके ऊपर ये प्रमोटर है, ओके, ये कोडिंग रीजन है और ये हमारा है टर्मिनेटर। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? पहले यहां बाइंड होकर देखेगा, फिर बोलेगा ना
जम नहीं रहा मेरे को, जम नहीं रहा इसको, तो ये वापस डिसोसिएट हो जाएगा। दैट मींस कैसे आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, ये उसका डीएनए है, आरएनए पॉलीमरेज पहले यहाँ बाइंड किया फिर डिसोसिएट हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी एफिनिटी कम है। बाइंड किया डिसोसिएट हो गया, बाइंड किया डिसोसिएट हो गया, बाइंड किया डिसोसिएट हो गया। बाकी जितने भी डीएनए सीक्वेंस है उस डीएनए के ऊपर, उन सभी डीएनए सीक्वेंस के लिए उस आरएनए पॉलीमरेज की एफिनिटी बहुत कम है, तो बाइंडिंग डिसोसिएशन बाइंडिंग डिसोसिएशन बाइंडिंग डिसोसिएशन चलता रहता है। तो कोई भी एंजाइम अपनी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा ही पता करता है। मतलब वो बाइंड करेगा, ट्राई किया उसमें नहीं, उसे नहीं जमा, डिसोसिएट हो गया, बाइंड डिसोसिएट, बाइंडिंग डिसोसिएट, बाइंडिंग डिसोसिएट, बाइंडिंग डिसोसिएट। जैसे ही उसे अपना पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस मिला, जैसे ही उसे अपना प्रमोटर मिला, तो वो बाइंड करेगा और फिर काम आएगा एफिनिटी। जैसे ही उसे अपना पर्टिकुलर प्रमोटर मिलेगा, पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस मिलेगा, अब वो क्या करेगा, अब वो प्रोलॉन्ग बाइंडिंग शो करेगा। मतलब अब तक वो बाइंडिंग डिसोसिएट बाइंडिंग डिसोसिएट बाइंडिंग डिसोसिएट ना 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 हाँ, तो अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। प्रोलॉन्ग बाइंडिंग मतलब है जैसे यहाँ बाइंड किया डिसोसिएट हो गया, लेकिन जैसे ही वो यहाँ बाइंड करेगा, प्रमोटर के ऊपर जैसे ही बाइंड करेगा, तो अब ये शो करेगा एफिनिटी। दैट मींस प्रोलॉन्ग बाइंडिंग। अब जैसे ही प्रोलॉन्ग बाइंडिंग होगी, जैसे ही प्रोलॉन्ग बाइंडिंग हो गई तो एंजाइम को टाइम मिल गया सब्सट्रेट बाइंड होने का, एंजाइम को टाइम मिला सब्सट्रेट बाइंड होने का, तो एंजाइम ने यहाँ से यहाँ तक अपना रिएक्शन की और हमें एमआरएनए दे दिया, हमारा इसने अपना प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, अब बात ये आती है कि एफिनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। मतलब ऐसा क्या है प्रमोटर के अंदर कि पर्टिकुलर जो आरएनए पॉलीमरेज है वही जाकर हाई एफिनिटी शो कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग एंजाइम के पास में अलग अलग सबस्ट्रेट से बाइंड होने के लिए एक पर्टिकुलर फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज के पास में एक और होता है सिग्मा फैक्टर, जो कि हम आगे ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ेंगे। सिग्मा फैक्टर जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज के साथ में बाइंड करके उसकी एफिनिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, एफिनिटी बढ़ाने का बहुत से तरीके, या तो कोई फैक्टर यूज लेगा, या तो कोई फैक्टर काम आएगा, या फिर क्या करोगे आपको आर्टिफिशियली एफिनिटी बढ़ानी है। मतलब नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा है, चलो एक प्रोडक्ट तो बना रहा है, लेकिन हमें बहुत प्रोडक्ट चाहिए। मतलब अगर एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहा है, अगर 100 एंजाइम 100 सबस्ट्रेट से बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें से क्या होगा, पहले ईएस बनेगा, सारे के सारे जो 100 है वो ईएस बनाएंगे, लेकिन केवल एक ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एक ही एंजाइम ऐसा होगा जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, ये मैक्सिमम एफिनिटी होती है किसी भी एंजाइम में। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एंजाइम की बाकी के सारे वापस एंजाइम और सबस्ट्रेट टूट जाएंगे, क्योंकि बाइंडिंग हुआ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर टूट गया। ठीक है, एंजाइम और सबस्ट्रेट वापस मिल गए, बाइंडिंग हुआ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फिर टूट गया। ठीक है, लेकिन 100 में से कोई एक होगा जो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट से बाइंड होगा और एंजाइम इस सबस्ट्रेट से रिएक्शन करेगा, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि या तो हम कोई फैक्टर यूज करेगा एंजाइम जिससे कि उसकी एफिनिटी बढ़ जाए, या फिर क्या होगा कि हम आर्टिफिशियली कैसे बढ़ा सकते हैं। आर्टिफिशियली हम क्या बढ़ा सकते हैं, जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इतनी ज्यादा करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले एंजाइम था 1 2 3 4 5 बहुत सारे एंजाइम थे, और सबस्ट्रेट जो थे पहले वो इतने ही थे। ठीक है, अब क्या कर रहा था कि एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड हो रहा था, नॉर्मली बाइंड हो रहा था, और उस टाइम बाद में एंजाइम अलग और सबस्ट्रेट अलग, एंजाइम अलग और सबस्ट्रेट अलग। फिर कोई एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होगा, फिर वापस होगा, तो इसमें क्या हुआ, बहुत टाइम लगा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया,
जैसे हमने क्या किया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दी, मतलब इतने सबस्ट्रेट हो चुके हैं, सबस्ट्रेट हो चुके हैं, इतने सबस्ट्रेट हो चुके हैं, इतने ज्यादा सबस्ट्रेट हो गए, इतने सबस्ट्रेट हो गए, ठीक है। सबस्ट्रेट और बीच में क्या है, एंजाइम्स है। अब क्या होगा कि एंजाइम जैसे इस सबस्ट्रेट से बाइंड हुआ, ठीक है, बाइंड हुआ और डिसोशिएट हुआ, तो डिसोशिएट होते ही इसको बिल्कुल टाइम ले लेगा और ये जड़ से दूसरे वाले सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाएगा। मतलब हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इतनी बढ़ा दी कि अगर एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट से हटा, उसको मौका ही नहीं मिला, फिर दूसरे से टाइम बाइंड कर गया, फिर दूसरे से हटा, फिर तीसरा आगे बाइंड कर गया, फिर तीसरे से हटा, फिर चौथा आगे बाइंड कर गया। तो इस तरीके से एंजाइम ऑलवेज एंड ऑलवेज ईएस के फॉर्म में रहेगा और कभी ना कभी तो ठोस प्रोडक्ट बनाएगा। तो जब ईएस बनने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मतलब ईएस बनने की जब टेंडेंसी बढ़ जाएगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने की जब टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम कंसंट्रेशन बढ़ाकर एफिनिटी को आराम से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा एफिनिटी का। अब हम शुरू करते हैं। Now we will start from our first technique, is called as spectroscopy. So first, सबसे पहली चीज क्या है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम ये पता कर सकते हैं, इसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर या फिर पर्टिकुलर ट्यूबेट के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल है, आइदर डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, ठीक है। तो एक ट्यूब है, उसका नाम ट्यूबेट है, ठीक है। इस ट्यूबेट के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है और प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। तीनों में से कोई हो सकता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, या फिर ऐसा समझ लो कि ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है, ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है कि आपका एक्सटर्नल आपको ट्यूबेट लगा देता है और आपको बोलता है कि मुझे ये पता करके बताओ कि इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर या इस पर्टिकुलर ट्यूबेट के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपने एक सेल होमोजिनेट किया, सेल को आपने होमोजिनेट कर लिया, होमोजिनेट करके आपने सेंट्रीफ्यूगेशन कर लिया और सेंट्रीफ्यूगेशन करके आपने क्या कर लिया, आपके हिसाब से डीएनए आइसोलेट कर लिया। अब आपको क्रॉस चेक करना है, आपको क्रॉस चेक करना है कि एक पर्टिकुलर डीएनए, एक पर्टिकुलर ट्यूबेट या पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर वो डीएनए ही है ना जो हमने आइसोलेट किया है, या फिर कहीं हमारा एक्सपेरिमेंट फेल तो नहीं हो गया, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो ये करने के लिए हम यूज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का, ठीक है। और इसके अंदर जो यंत्र या फिर जो टेक्निक काम आती है या फिर जो गैजेट काम आता है वो कहलाता है स्पेक्ट्रोस्कोप। गॉट इट। अब स्पेक्ट्रोस्कोप एक स्टेटमेंट के ऊपर बेस करता है, मतलब सारा खेल स्टेटमेंट का ही है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं होते तो शायद स्पेक्ट्रोस्कोपी खोज ही नहीं जाती। तो स्टेटमेंट क्या है, तो हमारी स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि एवरी मॉलिक्यूल absorb the light। ये है स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट कि एवरी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द लाइट, मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो आरएनए हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो लिपिड हो, सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो पोलर
कुछ भी हो सारे के सारे लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अगर हम एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की या फिर लाइट देंगे, ठीक है, अगर हम लाइट देंगे किसी भी मॉलिक्यूल को तो वो मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी केवल इसी स्टेटमेंट के ऊपर बेस होने वाली है। तो ये स्टेटमेंट रटो, कुछ भी करो, बट ये स्टेटमेंट रट लो दिमाग में कि जो लाइट होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है हर मॉलिक्यूल के द्वारा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे, रटना तो जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ इसके आगे का एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो उसके अंदर पता चल जाएगा कि हाँ रियली में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक क्यूवेट ली, एक क्यूवेट ली, उस क्यूवेट के अंदर हमने ग्लूकोज भर लिया, और इधर से हमने एक लाइट इंसिडेंट करवाई जिसकी इंटेंसिटी थी 100 इंटेंसिटी की हमने लाइट इंसिडेंट करवाई। और फिर इस मीडियम से गुजरते हुए जो लाइट निकली उस लाइट का हमने इंटेंसिटी पता की। इस लाइट की इंटेंसिटी थी 50। ठीक है, तो जो इंसिडेंट लाइट थी उसको हमने कहा इंसिडेंट लाइट, जो हमने लाइट इंसिडेंट करवाई इंसिडेंट लाइट, और जो लाइट हमें सैंपल से निकलने के बाद मिली थी उस लाइट का नाम था ट्रांसमिट लाइट। तो इंसिडेंट लाइट जो थी वो हमने 100 इंटेंसिटी की प्रोवाइड करवाई थी, लेकिन जो लाइट निकली, जो सैंपल से लाइट निकली वो लाइट 50 इंटेंसिटी की। और मैंने आपको जस्ट अभी 2 मिनट पहले बोला था कि एवरी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब द लाइट। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में जो एक सॉल्यूशन है हमारा ग्लूकोज का, उसके अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है उसने 50 इंटेंसिटी की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है, और बाकी की जो लाइट हमको मिली है 50 इंटेंसिटी की मिली है। ठीक है, दैट मीन्स हाफ इंटेंसिटी लाइट will be absorbed by glucose। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जिसके अंदर हमें ये पता चल गया कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब इसके आगे एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, इसका क्या हुआ कि एक और एक्सपेरिमेंट हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट किसने किया, इसके अंदर हमने एक ट्यूब के अंदर क्या लिया, ग्लूकोज, दूसरी ट्यूब के अंदर, दूसरी ट्यूबवेट के अंदर हमने ग्लूकोज लिया, पहली के अंदर ग्लूकोज था, दूसरी के अंदर ग्लूकोज था, तीसरी के अंदर भी ग्लूकोज है, और चौथी ट्यूबवेट के अंदर भी ग्लूकोज है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहां से वही 100 इंटेंसिटी की लाइट हमने इसके ऊपर इंसिडेंट कराई। ठीक है, तो जब 100 इंटेंसिटी की लाइट हमने इसके ऊपर इंसिडेंट करवाई तो फर्स्ट वाले ट्यूबवेट से जो हमें लाइट मिली वो हमें मिली 50 इंटेंसिटी। ठीक है, ये तो नॉर्मल था, हमने तो पिछले वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर देख लिया था कि इस वाले इंटेंसिटी जो लाइट, इस वाले जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो 50 इंटेंसिटी की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये तो नॉर्मल था, इसमें तो कोई चौंकने वाली बात नहीं। लेकिन सेकंड ट्यूब के अंदर जो हमने क्या किया, हमने वही 100 इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट करवाई, और जब ये लाइट हमें इस साइड से जो ट्रांसमिट लाइट थी उसका जब हमने डिटेक्शन किया तो हमें ये मिली 70।
इसका मतलब यहाँ ग्लूकोज ने 50 इंटेंसिटी की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। लेकिन इस वाले के अंदर, इस वाले क्यूवेट के अंदर ग्लूकोज ने केवल, तो यहाँ एब्जॉर्बेंस थी 50 की, और यहाँ पर जो एब्जॉर्बेंस हुई है वो केवल 30 इंटेंसिटी की लाइट हुई। जो चौंकाने वाली बात है कि ऊपर वाली ट्यूब के अंदर भी ग्लूकोज था और नीचे वाली ट्यूब के अंदर भी ग्लूकोज है। तो ऐसा कैसे हो गया कि ऊपर वाली ट्यूब के अंदर तो 50 इंटेंसिटी की लाइट एब्जॉर्ब की ग्लूकोज है और नीचे वाली ट्यूब के अंदर तो बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट एब्जॉर्ब की, 30 की है, 70 हमें ट्रांसमिट लाइट के अंदर मिल रही है। तीसरा एक्सपेरिमेंट तो और भी चौंकाने वाला था, जब उसने यहाँ वापस से 100 इंटेंसिटी की लाइट प्रोवाइड की और जब इसने ट्रांसमिट लाइट को डिटेक्ट किया तो हमें मिला अंडा, कुछ भी नहीं। दैट मीन्स इसने क्या कर लिया, इसने एब्जॉर्ब किया है टोटल 100 इंटेंसिटी। ये तो और भी चौंकाने वाली बात होगी कि तीनों के अंदर ग्लूकोज है, तीनों के अंदर सॉल्यूशन सेम है, मतलब मॉलिक्यूल सेम है तीनों के अंदर, तीनों के अंदर ग्लूकोज ही है, फिर भी एक क्यूवेट के अंदर तो 50 इंटेंसिटी की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, दूसरे वाले क्यूवेट के अंदर बहुत कम लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, केवल 30 की एब्जॉर्ब हो रही है, 70 की हमको मिल रही है। और थर्ड वाले के अंदर तो भैया इतनी एब्जॉर्ब हो गई कि कुछ बची ही नहीं, इतनी मतलब जितनी भी इंटेंसिटी 100 इंटेंसिटी की लाइट थी पूरी की पूरी की ग्लूकोज मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर ली। जो ट्रांसमिट से निकल के जो लाइट जाती वो लाइट मिली ही नहीं, वो लाइट हमको 0 मिल रही है ट्रांसमिट में, तो 100% एब्जॉर्बेंस हो गई। अब चौथी वाली केस हमने देखा और सेम 100 इंटेंसिटी की लाइट है इसको बता दी, और जब ट्रांसमिट लाइट है तो ट्रांसमिट लाइट में हमने क्या देखा कि हमें 100 की मिल रही है। इसका मतलब जो हमारी फोर्थ क्यूवेट थी उस क्यूवेट के अंदर तो एब्जॉर्बेंस मिल रही है, मतलब कि जितनी भी लाइट हमने उसको इंसिडेंट में दी थी वो सारी की सारी लाइट हमें ट्रांसमिट के अंदर मिल रही है, ठीक है। मतलब कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं, कोई भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई, तो सभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। तो ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। ऐसा इसलिए हुआ कि फर्स्ट के अंदर जो थी, फर्स्ट ट्यूब के अंदर ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेशन जो थी वो नॉर्मल थी, ठीक है। सेकेंड ट्यूब के अंदर ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन थी वो हमने घटा दी, ठीक है। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन सेकेंड जो क्यूवेट था उसके अंदर एग्जामिनर ने हमको घटा के दी थी, तभी जाकर हमें केवल और केवल 70-30 इंटेंसिटी का एब्जॉर्बेंस मिला था, ठीक है। थर्ड ट्यूब के अंदर क्या हुआ था, थर्ड ट्यूब के अंदर पता चला कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन उन्होंने बहुत ज्यादा हाई कर दी। जो एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किया था साइंटिस्ट ने, उन्होंने ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई कर दी और ग्लूकोज इतना कंसंट्रेटेड हो गया था, कंसंट्रेटेड जो इतना कंसंट्रेटेड हो गया था कि उसने सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। और हमें एब्जॉर्बेंस मिली 100%, ठीक है। थर्ड ट्यूब के अंदर हमें बिल्कुल भी एब्जॉर्बेंस नहीं मिल रही है, दैट मीन्स कि थर्ड ट्यूब के अंदर कुछ भी नहीं, नथिंग, मतलब बिल्कुल इतना सा भी कुछ नहीं था जो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। तो इसलिए थर्ड जो फोर्थ जो ट्यूब थी हमारे पास में, उस लास्ट वाले ट्यूब के अंदर इतना सा एब्जॉर्बेंस नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं था, ग्लूकोज ही नहीं था, उसमें वेट करना सैंपल ही नहीं था हमारा, तो 1% एब्जॉर्बेंस नहीं हुआ और सारी की सारी लाइट हमें ट्रांसमिट में मिली। इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला,
तो इस एक्सपेरिमेंट से मुझे क्या पता चला? इस एक्सपेरिमेंट से मुझे पता चला कि जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम या फिर सैंपल। ठीक है, दैट मींस कि एक क्यूवेट के अंदर जो मीडियम है या फिर जो सैंपल है वो जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, वो जो सैंपल है वो जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे और उतनी ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगी। ठीक है, तो ये जो था क्लियर हो गया था बियर में। बियर ने बताया कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब सवाल ये उठता है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर क्यों ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हुई? ऐसा क्या हुआ कि जब हमने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया तो इतनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो गई कि बिल्कुल हमें ट्रांसमिट लाइट मिली ही नहीं? इसका आंसर ये है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्यूवेट है ये वाली और एक हमारे पास क्यूवेट है ये वाली। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स कम है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, जबकि ये वाला जो सॉल्यूशन है इसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स है। मतलब इतने सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है, इतने ज्यादा। ठीक है, एक के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर ये सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है। दैट मींस कि इसके अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत कम है, क्योंकि दूसरा वाला जो क्यूवेट है उसके अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब ये कंसंट्रेटेड है। तो जब लाइट हम यहाँ से डालते हैं I=100 की, तो जब लाइट होगी वो अंदर ट्रैवल करेगी और ट्रैवल करेगी तो वो बहुत कम मॉलिक्यूल्स के संपर्क में आएगी, कांटेक्ट में आएगी। और कम अगर मॉलिक्यूल्स कांटेक्ट में आएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ही कम है, अगर कम मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आएगी तो मॉलिक्यूल्स को कम एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आई हमको मिल गई 70 और केवल एब्जॉर्बेंस जो हुई है वो 30 की हुई है। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कम थे तो उन्होंने लाइट कम एब्जॉर्ब करी, और जब कम लाइट एब्जॉर्ब करी तो ज़्यादा ट्रांसलेट मिली। जबकि दूसरी जगह हमने देखा जिसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी और जब हमने 100 इंटेंसिटी की थी तो हमने देखा कि ये जो है यहाँ हर कदम पर ग्लूकोज है। जितनी भी लाइट ट्रेवल करेगी यहाँ पर उस लाइट के चारों तरफ ग्लूकोज है, तो ये जो लाइट है ये एब्जॉर्ब होगी ज़्यादा ग्लूकोज के द्वारा, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के द्वारा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है। और जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है तो एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगा तो हमें इंटेंसिटी जो मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल 10 मिली ट्रांसफर, और एब्जॉर्बेंस जो हुई है वो ये 9 इंटेंसिटी। सो दैट्स व्हाई अगर एक क्यूवेट के अंदर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, दैट मींस वो कंसंट्रेटेड सैंपल है, मीडियम बहुत कंसंट्रेटेड है, तो एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी। और अगर मीडियम बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, मतलब सैंपल उसके अंदर बहुत कम है, मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, तो कम होगी। तो इसी बेसिस पर लैम्बर्ट ने बताया ठीक है
तो लैम्बर्ट तो बियर ने क्या बताया कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या था लैम्बर्ट ने बोला, लैम्बर्ट ने क्या किया कि 3 क्यूब्स ली, 3 क्यूबेट ली, एक क्यूबेट ये ली, एक क्यूबेट उसमें ये ली और एक क्यूबेट उसमें ये ली। फर्स्ट वाली क्यूबेट के अंदर उसने ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रखे, सेकेंड वाले के अंदर इसमें ग्लूकोज रखे और थर्ड वाले के अंदर इसमें ग्लूकोज रखे। ठीक है, अब क्या हुआ, सेम इसमें 100 इंटेंसिटी की लाइट प्रोवाइड और 100 इंटेंसिटी की से लाइट प्रोवाइड की और इसने जब ट्रांसमिट लाइट देखा तो फर्स्ट वाली क्यूबेट के अंदर 50 की इंटेंसिटी के बाद ट्रांसमिट लाइट निकली थी। दैट मींस एब्जॉर्बेंस जो थी वो 50 थी। ठीक है, सेकंड क्यूब के अंदर, सेकंड क्यूबेट के अंदर जब इसने 100 इंटेंसिटी की लाइट प्रोवाइड तो इसने देखा कि जो ट्रांसमिट लाइट मिल रही है वो ट्रांसमिट लाइट जो है वो मिल रही है केवल 30 इंटेंसिटी। दैट मींस जो एब्जॉर्बेंस यहां उसे मिली वो एब्जॉर्बेंस थी 70। एब्जॉर्ब बढ़ गई, जैसे ही उसने क्यूबेट की साइज बढ़ाई, जैसे उसने क्यूबेट की लेंथ बढ़ाई तो एब्जॉर्बेंस बढ़ गई। थर्ड वाले के अंदर तो भैया बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, थर्ड वाली क्यूबेट जो थी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ से सेम 100 इंटेंसिटी की लाइट ली और इसके अंदर डाला, डालते ही लाइट यहाँ चली 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 और जब उसने ट्रांसमिट लाइट देखी तो ट्रांसमिट लाइट जो थी वो 0 वो 10 इंटेंसिटी की। दैट मींस जो एब्जॉर्बेंस उसको मिला वो एब्जॉर्बेंस था 90 का। तो ऐसा कैसे हो गया कि जैसे जैसे वो क्यूबेट की लेंथ बढ़ाता गया वैसे वैसे जो एब्जॉर्बेंस है वो बढ़ती गई। ठीक है, इसलिए इसने याद रखना दे दिया कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ क्यूबेट। अब इसने एक रूल तो दे दिया, बट ऐसा क्यों हुआ कि लाइट जो है क्यूबेट की साइज बढ़ाते बढ़ाते जब क्यूबेट की लेंथ जब उसने बढ़ाई एब्जॉर्बेंस बढ़ गई। तो ऐसा इसलिए हुआ कि लाइट जितनी ज़्यादा टाइम तक मीडियम में रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आप 3 क्लास में जा रहे हो, एक क्लास की साइज छोटी है, एक क्लास की साइज बड़ी है और एक क्लास की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया कि एक क्लास जो है वो छोटी है, बड़ी है, बड़ी है, सेम स्टूडेंट्स हैं तीनों के अंदर, बट आप क्या कर रहे हो, आप बांटने गए हो टॉफीज। ठीक है, अब आपने क्या किया, आप वहां से एंटर किए, एंटर करते ही जो स्मॉल क्लास थी आप एंटर किए, सबको टॉफीज बांटी और आप वापस निकल गए। जो सेकंड क्लास थी उसके अंदर आपने क्या किया कि आप वहां से चले, बच्चे आपके साथ हैं, आप सबको टॉफीज बांट रहे हो और टाइम लग रहा है, वहां से यहाँ तक आने में टाइम लग रहा है, टॉफीज खत्म हो गई, आपको दोबारा बांटनी पड़ी। तो इस बार जब आप निकले तो आपकी ज़्यादा टॉफीज खर्च हो गई। थर्ड टाइम आपने क्या किया, जब आप वापस से एंटर किए और क्लास बहुत बड़ी है, बच्चे आपके साथ ही, आपने टॉफी दी, बच्चों ने दी, खत्म हुई और टॉफी दी, तो इस बार क्या हुआ कि आपकी टॉफी बहुत ज़्यादा लग गई। ठीक है, तो एक लाइट जब भी क्यूबेट के अंदर एंटर करेगी तो जितना ज़्यादा वो टाइम उस क्यूबेट के अंदर या उस मीडियम के अंदर स्पेंड करेगी उतने ज़्यादा ही उसका एब्जॉर्बेंस होगा। ठीक है, एक क्यूबेट के अंदर ग्लूकोज इसने इतनी सी ट्रेवल किया और फिर बाहर निकल गई, इसके अंदर इसने थोड़ा ज़्यादा ट्रेवल किया और ज़्यादा एब्जॉर्बेंस हुआ, इसके वजह से कम किया था तो कम एब्जॉर्बेंस हुआ, और इस वाले के अंदर इसने बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया था तो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 2 रूल्स हैं वो क्या बता रहे हैं, ये 2 रूल्स बता रहे हैं, बियर ने बोला था कि एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जबकि लैम्बर्ट ने बोला कि एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, इसको याद करने के लिए क्या था कि बियर ने तो बताया था कंसंट्रेटेड बियर,
ठीक है, बियर जो होती है वो कंसंट्रेशन अच्छी लगती है। और जो लैम्बर्ट ने क्या बोला, लैम्बर्ट ने L4 लैम्बर्ट और L4 ले, तो इस तरीके से जब दोनों को मिलाते हैं और एब्जॉर्बेंस देखते हैं, सो एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड आल्सो लेंथ। और जब इसका प्रोपोर्शन वाला सिंपल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। कांस्टेंट को बोलते हैं, ये एप्सिलॉन इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट। अब जो कोएफिशिएंट होता है वो अगर आपको कोई क्वेश्चन में आ जाए न्यूमेरिकल्स में, तो ये हमेशा कोएफिशिएंट जो है वो दिया होगा क्यों, क्योंकि जो कोएफिशिएंट होता है वो पर्टिकुलर जो मीडियम होता है उसके लिए अलग अलग होता है। जैसे ग्लूकोज का मीडियम उसके लिए अलग होगा, वाटर का मीडियम उसके लिए अलग होगा, तो हर किसी भी मीडियम के लिए कोएफिशिएंट अलग अलग होगा और अपना कंसंट्रेशन और लेंथ को भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये एब्जॉर्बेंस और प्रूव होते हैं। अब हमने क्या देखा, तो ये तो हुई एक्सपेरिमेंट का। अब क्या देखते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो एक टूल के द्वारा की जाती है या फिर एक उसके द्वारा की जाती है, गैजेट के द्वारा, उसका नाम है स्पेक्ट्रोमीटर। अब जो स्पेक्ट्रोमीटर है इसके अंदर क्या क्या होता है, स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर होता है सबसे पहले हमारे पास लाइट सोर्स, जिससे कि हम लाइट एमिट करवाएंगे, लाइट देंगे। अब ये जो लाइट है, लाइट सोर्स है, वो कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल सन या फिर ट्यूबलाइट, ठीक है, या फिर लेजर, ठीक है, या फिर और भी कुछ, ये जो लाइट सोर्स है वो कुछ भी हो सकता है। अब लाइट सोर्स से लाइट निकल जाएगी कहाँ पर, क्यूवेट के अंदर। क्यूवेट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि क्वार्ट्ज से बनी होती है। नॉर्मल ग्लास जो होता है ये नॉर्मल ग्लास से नहीं बनी होती। नॉर्मल जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर कुछ भी, नॉर्मल ग्लास वाली हम क्यों आराम से यूज कर सकते हैं, बट जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं तो हम केवल क्वार्ट्ज से बनी क्यूवेट ही यूज करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या देखा, क्यूवेट से आगे निकलते ले जाएगा डिटेक्टर पर, और डिटेक्टर से आगे जाएगा ये मॉनिटर पर, जहां हमने इसकी मॉनिटरिंग करनी है। डिटेक्टर जो है, डिटेक्टर रीडिंग कैसे देगा, डिटेक्टर देगा फॉर एग्जांपल 0.2 एब्जॉर्बेंस। हमने यहाँ लाइट सोर्स से बन दिया है, ठीक है, 0.2 एब्जॉर्बेंस आ गया, दैट मींस कि 0.8 जो है हमें ट्रांसमिट लाइट मिल गई है। तो जितनी भी हमने इंटेंसिटी की लाइट दी थी उसको 0.8% हमें ट्रांसमिट मिल गया है और 0.2% ही केवल एब्जॉर्बेंस हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो डिटेक्टर है वो डिटेक्शन देगा और डिटेक्ट करवाएगा और मॉनिटर उसके अंदर उसका ग्राफ बना देगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रोमीटर काम आएगा। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठता है, यहाँ क्या क्वेश्चन उठता है कि क्यों हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर नॉर्मल ग्लास का ट्यूब का यूज कर सकते हैं, हमें क्यों क्वार्ट्ज वाली ट्यूब चाहिए होती है, ठीक है। तो हम नॉर्मल ग्लास की ट्यूब का, नॉर्मल ग्लास जो है उससे बनी हुई जो ट्यूब होती है उसका यूज हम क्यों नहीं ले सकते, हमें ओनली क्वार्ट्ज से बनी हुई जो क्यूवेट और जो ट्यूब होती है इसका नाम होता है क्यूवेट, उसका यूज क्यों लेना पड़ता है। ऐसे क्या सिचुएशन आ गई कि इतनी महंगी जो क्वार्ट्ज होती है उसी ट्यूब का यूज नहीं है। तो इसके पीछे में लॉजिक है, उसके पीछे एक रीजन है। इसका रीजन क्या है कि अगर हम ग्लास की यूज नहीं, ग्लास से बनी हुई ट्यूब है हमारे पास में, एक हमारे पास में है क्यूवेट जो कि क्वार्ट्ज से बनी हुई है। तो ग्लास से बनी हुई ट्यूब होती है, ग्लास का क्या होता है, ग्लास का एक फीचर होता है, ग्लास का एक कैरेक्टर होता है कि ग्लास इसके ऊपर इंसिडेंट जितनी भी लाइट होगी
उसका कुछ ना कुछ भाग मैक्सिमम भाग है रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ग्लास हमेशा एंड हमेशा जो भी लाइट के ऊपर आगे गिरेगी उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो अगर हमने यहाँ पर इसको 100 इंटेंसिटी की लाइट देंगे तो ये 50 की तो भैया रिफ्लेक्ट ही कर देगा। ठीक है, 50 इंटेंसिटी में रिफ्लेक्ट कर देगा, बाकी 25 से 50 है वो आगे जाएगी और क्या पता सारी 50 ही एब्जॉर्ब कर ले और यहाँ पर मुझे मिल जाए और हमारा एक्सपेरिमेंट रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है, कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जो कि ऐसे जिससे बनी हुई जो ट्यूब हो वो बिल्कुल भी वो पारदर्शी तो हो, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट तो हो और साथ ही साथ वो रिफ्लेक्ट ना करे आने वाली लाइट को। तो ट्यूबें क्या होती है, एक क्वार्ट्ज से बनी होती है और क्वार्ट्ज जो होता है वो लाइट जो है उसको बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं करता। अगर ये 100 इंटेंसिटी की लाइट आ रही है तो ये अंदर की साइड भी 100 इंटेंसिटी की लाइट जाएगी और अब्सॉर्बेंस के बाद में जो भी हमें डेटा मिलेगा वो रियलिस्टिक होगा, एकदम रियल होगा। ठीक है, सो नो रिफ्लेक्शन, बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और हमारा डेटा क्लियर और क्रिस्टल क्लियर मिलेगा। दैट्स व्हाई हम क्वार्ट्ज से बनी हुई ट्यूब का यूज करते हैं, ना कि ग्लास से बनी हुई ट्यूब का। गॉट इट? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारे हो गया एक्सपेरिमेंट। अब हम देखते हैं क्या, अब हम जान लेते हैं कि व्हाट इज इंटेंसिटी एंड व्हाट इज वेवलेंथ। कि आगे ये हमारे बहुत काम आने वाली है। कहीं आप इंटेंसिटी को वेवलेंथ समझकर गलती कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी और वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ हमारा वेवलेंथ के ऊपर। वेवलेंथ क्या होता है, हमें बताया कि जो लाइट होती है वो वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। ठीक है, अब जब वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है तो वेवलेंथ का मतलब होता है